हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। बच्चों, आज से हम थ्योरी की क्लास डेली डालेंगे और थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। हम 2024 बैच के लिए 2024 जो भी बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बच्चों आज से हम थ्योरी की क्लासें डालना स्टार्ट करेंगे और तुम्हारा जब तक एग्जाम होगा तब तक संपूर्ण क्लासें डालेंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को शेयर करें और फैलाएं, जितने बच्चों में हो सके फैलाएं। और देखना, आज के बाद फिजिक्स को कठिन समझना भूल जाओगे। मैं इतनी सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा इसे और थोड़ा शॉर्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़ा टाइम है। इस कारण इस वीडियो में जितनी भी फिजिक्स होगी, हो सकता है कि आज इस चैप्टर का समापन कर दूं, ठीक है ना। वो क्लास के बाद ज्यादा बड़ा वीडियो होगा तो मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बड़ा वीडियो हो, तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें भी और हमें भी। तो इस कारण मैं केवल उतनी ही वीडियो बनाऊंगा जितनी तुम कर सको। कुल मिला के ये है कि तुम्हारा सिलेबस में पूरा कराऊंगा। आज से तुम जुड़ जाओ। देखो थ्योरी होती क्या है, कैसे हम तैयार करते हैं थ्योरी को। न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के ऑलरेडी वीडियो मैं चौथा चैप्टर चल रहा है बेटा, और यहां से अब पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे और बहुत बेस्ट तरीके से शुरुआत करेंगे। सभी बच्चों को बिल्कुल हलवा थ्योरी लगेगी, बहुत सिंपल थ्योरी लगेगी। बस तुम पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ, यहां से तुम नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स तुम बनाते जाना, पेन पेंसिल लेके जो भी है तुम्हारे पास लेके बैठ जाओ, एक एक पॉइंट नोट करना। इतना भी अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा बेटा 90+ फिजिक्स में 90+ होना अनिवार्य हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। डेली मैं पढ़ाऊंगा और डेली तुम इसको क्या करोगे, नोट करोगे। नोट करने के बाद उसे तैयार कर लो। मैं बहुत लॉन्ग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बस वही पॉइंट लेके आया हूं, बहुत मेहनत से निकाले हैं, उतने पॉइंट लेके आया हूं बेटा जो तुम्हारे लिए 2024 के लिए बहुत ज्यादा 100% इंपोर्टेंट होंगे। ओके, चलिए बात करते हैं यहां से थ्योरी की। इसकी थ्योरी में बेटा पहला पॉइंट सभी बच्चे डाल देंगे, आवेश। क्या बनाएंगे बेटा, हेडिंग आवेश। आवेश को समझते हैं, क्या होता है आवेश, ठीक है। कौन सा टॉपिक बनाएंगे बेटा, आवेश। और ध्यान से समझिए आवेश क्या होता है। बच्चों, हमारे घरों में कंघी होती है, तो उस कंघी को सीधे सीधे हम जमीन पर ले जाएं तो उस पर कागज, जैसे जमीन पर होते हैं छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं, तो वो क्या होता है कि इस कंघी को ले ले तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इस कंघी को हमने सूखे बालों में रगड़ा, रगड़ने के बाद, यानी कंघी को पकड़ा और सूखे बालों में रगड़ा, रगड़ने के बाद बेटा जैसे ही हम जमीन पर ले गए तो कागज के जो टुकड़े होते हैं उनमें हलचल उत्पन्न हो जाती है, उनमें हलचल उत्पन्न हो जाती है। जैसे हलचल, कैसी हलचल होगी, कुछ तो उस पर चिपक जाते हैं, कुछ उससे दूर चले जाते हैं। बात समझ में आई। कंघी को हमने सूखे बालों में रगड़ा, रगड़ने के बाद जमीन पर ले गए और जमीन पर ले जाने के बाद हमने देखा कि कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनमें हलचल उत्पन्न होगी। हलचल उत्पन्न हुई तो कुछ तो कंघी पर चिपक गए, इस कंघी पर कुछ तो चिपक गए, कुछ दूर भाग गए। तो जो आवेश चिपक जाते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं, इन्हें आकर्षित या प्रतिकर्षित कहते हैं। ये कोई वस्तु है बेटा, क्या है ये, कोई वस्तु। सूखे बाल, कंघी क्या है, एक वस्तु है। सूखे बालों में रगड़ा, रगड़ने के बाद इस वस्तु में एक ऐसा गुण आया जिसके कारण वो टुकड़े इस पर चिपकने लगे, कुछ दूर हटने लगे। बात समझ, इसी वस्तु में। तो आवेश क्या है, वस्तु का एक गुण है। आवेश क्या है बेटा, वस्तु का एक गुण है। हम बोल सकते हैं कि आवेश वस्तु का एक गुण है जिसके कारण वस्तु अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे हम आवेश कहते हैं। कैसे करती है वो बताया। अभी कंघी बिल्कुल सही थी, हमने सूखे बालों में रगड़ा, रगड़ने के बाद जमीन पे ले गए, जैसे ही कागज के कुछ टुकड़े इस पर चिपके तो आकर्षित हुआ, गुण उत्पन्न हुआ आकर्षित करने का, और एक गुण कुछ टुकड़े ऐसे दूर भागे, इसका मतलब वहां पे प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षित करेंगे इसे। तो अब बात समझिए, इसकी भाषा हम देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अन्य वस्तुओं को अपनी ओर, अन्य वस्तुओं को
अपनी ओर क्या करती है बच्चा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आवेश कहते हैं। मेरी बात ध्यान से समझेंगे। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे हम आवेश कहते हैं। अच्छा, दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, ये शब्द हमने पढ़ा आकर्षित या प्रतिकर्षित, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, इस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। अगर कोई पूछ लेता कि आवेश क्या होता है, तो हम बताएंगे ये वस्तुओं का गुण होता है, इस गुण के कारण एक वस्तु अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसी को हम आवेश कहते हैं। अच्छा, आवेश के बारे में ये चर्चा हो गई। अब बेटा आते हैं कि आवेश जो है वो प्रकार क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो बच्चा ध्यान से देखना बेटा, आवेश क्या होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बेटा धन आवेश, क्या होता है, एक धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश। ध्यान से समझना, धनावेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है, समझिए। देखो बेटा ध्यान से, ये तुम्हारी एक वस्तु है, एक वस्तु ये है। अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आ गए, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले बेटा यहां आ गए, तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, धनावेश। और जिस वस्तु पर पहुंचेंगे वहां पे क्या आएगा, ऋण आवेश। बात समझ में आ गई। इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हुई बच्चा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्या हो गई बेटा, कमी। यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, यहां इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बेटा, अधिकता हो गई। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर जाते हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं वहां कैसा आवेश आता है, धन आवेश। जिस वस्तु पर पहुंच जाते हैं वहां पर क्या आता है, ऋण आवेश। अब बात समझना मेरी, यहां बेटा कई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक निकला तो इलेक्ट्रॉन कमी हुई, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वहां पर जो अपना द्रव्यमान होता है बेटा, द्रव्यमान भी कम हो जाता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां द्रव्यमान की भी क्या हो जाती है, या द्रव्यमान में क्या आती है बच्चा, द्रव्यमान में कमी आती है। द्रव्यमान में क्या आती है, कमी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और जहां इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वहां का द्रव्यमान क्या हो जाता है, द्रव्यमान में अधिकता आती है, या द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। बताओ यहां तक समझ में आया। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। एक वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां क्या आती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अर्थात द्रव्यमान में भी कमी हो जाती है। ठीक है। दूसरा, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो वहां क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। बात समझिए। धन आवेश क्या है, देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तभी तो धनावेश आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है बेटा, वहां धनावेश आता है, वहां धन आवेश आता है। बताओ समझ में आया। और क्या होती है, द्रव्यमान में कमी। और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां ऋण आवेश आता है। वहां क्या आता है बेटा, वहां ऋण आवेश आता है। बात समझिए मेरी ध्यान से। पूछेगा कि आवेश क्या होता है,
अच्छा, एक काम थोड़ी हेल्प इतनी करेंगे कि मैं केवल बोलूंगा, ये भाषा अभी तो मैंने लिख दी है लेकिन लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं भाषा को बोलूंगा, तुम लोग उसे नोट करते रहना क्योंकि सिलेबस हमें जल्दी खत्म करना है ना, इस कारण मैं केवल भाषा को बोलूंगा, तुम वीडियो को धीरे धीरे करके आराम से देखना और उसे नोट करते रहना। तो पूछेगा कि आवेश क्या है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां क्या आता है, धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ही हम ऋणावेश कहते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, आवेश धन का आ गया, द्रव्यमान में भी क्या हो गई बेटा, कमी हो गई, द्रव्यमान में भी क्या हो गई, कमी हो गई। बताओ कोई डाउट यहां तक, अगर डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। ओके, चलिए बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे हम बात कर लेते हैं बेटा क्या है इसके आगे, अगला पॉइंट बनाते हैं आवेश के गुण। क्या बनाते हैं बेटा, आवेश के गुण। देखो बेटा क्या क्या गुण हैं आवेश के, समझते हैं आवेश के गुण। देखो हेडिंग बना लेते हैं हम, आवेश के गुण। क्या क्या गुण हैं आवेश के। अच्छा एक बात रह गई, सबसे पहले तो आवेश को बेटा हम इसे Q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं आवेश को, Q से। आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से, ठीक है। इसके कुछ गुण हैं, उनके गुणों के बारे में समझ लेते हैं। क्या क्या गुण हैं बेटा, ध्यान से देखना। पहला गुण क्या है, हमने देखा कि एक आवेश पॉजिटिव है, दूसरा आवेश इससे कुछ दूरी पर रखा हुआ है। अगर ये समान प्रकृति के हुए, एक आवेश बेटा नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये भी कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित। और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आवेशों की प्रकृति समान होगी, प्लस प्लस के होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस के होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों एक जैसे होने चाहिए तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या करेंगे बेटा, वो आकर्षित। तो पहला गुण हम डालेंगे, क्या डालेंगे, पहला गुण कि समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जब आवेश समान होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। जब आवेश विपरीत होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित। पहला गुण हो गया ये। अच्छा आवेश बेटा कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है बेटा, ये एक अदिश राशि है, ठीक है ना। आवेश कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अच्छा ये तो बता ही दिया, इसे किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, तीसरा पॉइंट, बिना द्रव्यमान के आवेश, देखो बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता।
आवेश नहीं हो सकता। बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। द्रव्यमान हो सकता है कैसे, समझिए। यह कह रहा है कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता और बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। कैसे हो सकता है, यह बात समझ लेते हैं। देखो बेटा, कोई भी वस्तु है, कोई भी अपने इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, उसका द्रव्यमान जरूर होगा। यह जरूरी नहीं है कि उस पर आवेश हो या न हो। द्रव्यमान का होना जरूरी है, लेकिन आवेश का होना कोई जरूरी नहीं, कोई अनिवार्य नहीं है। आवेश हो भी सकता है, आवेश नहीं भी हो सकता, लेकिन द्रव्यमान जरूर होगा, क्योंकि बिना द्रव्यमान के किसी वस्तु का होना ही संभव नहीं है। बात समझ में आई? बिना द्रव्यमान के किसी भी वस्तु का होना संभव नहीं है। आवेश के बिना तो संभव हो सकता है, जरूरी नहीं उस पर आवेश हो, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि उसका द्रव्यमान जरूर हो। अगर वस्तु है तो द्रव्यमान होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है बेटा, अब लिखना तुम अगला पॉइंट, इस तीसरा पॉइंट लिखेंगे। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं। आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं। आवेश क्या क्या हो सकता है? ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है, लेकिन नष्ट और उत्पन्न नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं इसके। अपने समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश नियत रहता है। अगला पॉइंट क्या होगा? अपने समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश कैसा होता है बेटा? नियत रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाते हैं। अपने पूरे ब्रह्मांड का आवेश नियत रहता है। देखो बेटा, एक वस्तु है, ये आवेशित है। अभी इस वस्तु पर कैसा आवेश है? धन आवेश। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बेटा। एक वस्तु इसके साथ लेके आए उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं है। कैसी वस्तु लेके आए बेटा? उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं है। या आवेश उदासीन तब होगी जब इस पर धन और ऋण दोनों बराबर होंगे, तो ही तो उदासीन हो पाएगी। अच्छा, ये कैसी वस्तु है बेटा? आवेशित। ये आवेशित वस्तु है। तो एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है बच्चा? अपनी ओर आकर्षित। एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है। क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर खींचता है, वहां आकर्षण बल काम करता है और धन आवेश को दूर करता है। तो हमेशा उसे क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। ये इसके कुछ गुण हैं, जल्दी से बेटा इसे नोट कर लेना। अगला पॉइंट बना लेते हैं हम, आवेश के मात्रक। क्या बना लेते हैं? आवेश के मात्रक। समझिए जल्दी। अच्छा, मैं केवल थ्योरी लिखूंगा नहीं बेटा, कोशिश करना तुम पेन पेंसिल लेके जो भी है तुम्हारे पास बैठ जाओ और जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लिखोगे नहीं तो फिर याद कैसे होगा? अगर समझ में ना आए तो पैसा वापस, ये गारंटी है। लेकिन अभी मैंने कुछ लिया नहीं, वापस क्या करूंगा भाई? ठीक है ना, अभी मैंने कोई पैसा तुमसे नहीं लिया तो वापस नहीं करूंगा, इस बात की गारंटी। लेकिन हाँ, समझ में जरूर आएगा। ओके, समझ में जरूर आएगा। चलिए भैया, अगली हेडिंग क्या है? आवेश के मात्रक। मात्रक की बात कर लेते हैं। चलो थोड़ा हम हाई स्कूल की तरफ चलते हैं। मात्रक, अभी बच्चों मात्रक की बात करते हैं। देखो, हमने एक सूत्र पढ़ा है, Q बराबर IP। अगर मात्रक निकालें बेटा तो क्या होगा? मात्रक निकालें यहां से तो एम्पियर, क्या हो जाएगा? एम्पियर। इनटू समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो पहला क्या मात्रक बना? एम्पियर इंटू सेकंड। एक बना एम्पियर इंटू क्या बन गया बेटा? सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड। ओके, एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, एक मात्रक बन गया। दूसरा इसका मात्रक होता है बेटा कूलम।
दूसरा मात्रक कितना होता है? कूलम। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकंड, दूसरा मात्रक कौन सा हो गया? कूलम हो गया। एक और होता है बेटा ESU। एक मात्रक कौन सा होता है? ESU, ये भी इसी का मात्रक है। अच्छा, एक और होता है इसी में फ्रैंकलिन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैंकलिन। एक और मात्रक होता है कौन सा? फ्रैंकलिन। अच्छा, ये वाला जो मात्रक है, ये दोनों बेटा MKS प्रणाली के मात्रक हैं। कौन सी प्रणाली के? MKS प्रणाली के। ये वाले दोनों मात्रक हैं बच्चा, वो CGS प्रणाली के। बताओ, इतना बात समझ में आ गई कि एम्पियर इंटू सेकंड और कूलम ये कौन सी प्रणाली के मात्रक हैं? MKS प्रणाली के। ESU और फ्रैंकलिन ये किस प्रणाली के मात्रक हैं? ये CGS प्रणाली के मात्रक हैं। और कुछ बताता हूं बेटा, EMU एक मात्रक होता है, EMU। एक होता है इसी में फैराडे। ठीक है बेटा, कौन सा होता है? फैराडे। इनकी अभी कोई प्रणाली नहीं है, इनकी कोई प्रणाली नहीं है। ये कौन सी प्रणाली के? CGS। ये कौन सी प्रणाली के? MKS। अब प्रश्न जो तुम्हारा बनता है वो ये पूछेगा कि सबसे छोटा मात्रक बताइए और सबसे बड़ा मात्रक बताइए। तो हम सबसे छोटे मात्रक की बात कर लेते हैं कि सबसे छोटा मात्रक होता है ESU। ऐसे पूछेगा, यहां से पहला पॉइंट क्या पूछेगा? सबसे छोटा मात्रक क्या है? ESU होता है। सबसे छोटा मात्रक बच्चा कितना होता है बेटा? ESU। इतना समझ में आया? अच्छा, ESU को अगर कूलम में बदला जाए, अगर हम ESU को किसमें चेंज करें? कूलम में चेंज करें, तो एक ESU बराबर होता है बेटा 1/3 गुणा 10 की घात 9 कूलम। एक ESU में 1/3 गुणा 10 की घात 9 कूलम होते हैं। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट ये पूछता है कि सबसे बड़ा मात्रक बताओ। सबसे बड़ा मात्रक बताओ। अच्छा सर, ये पढ़ा तो रहे हैं आप, लेकिन ये मात्रक है किसका? तो अभी आवेश का मात्रक चल रहा है। ठीक है बेटा, तो यहां अगर हम देखें सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है बेटा? फैराडे। कौन सा होता है? फैराडे। इन सभी मात्रकों में देखो, सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? ESU। सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? फैराडे। अब फैराडे को भी हम किस में चेंज करें? कूलम में। फैराडे को किस में चेंज करें? कूलम में। तो देखो बेटा, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं? 96,500। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। यहां देखो, एक ESU में इतने बट्टे में बहुत कम कूलम बने, लेकिन यहां कितने बन रहे हैं? बहुत ज्यादा, 96,500। एक फैराडे में इतने, इसका मतलब फैराडे बहुत बड़ा मात्रक है इसका। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा? फैराडे। सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा मात्रक ESU। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। इसके बाद इसे नोट कर लो बहुत जल्दी से। अगली हेडिंग बनाते हैं बेटा, मूल आवेश। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है मेरे बच्चा? ध्यान से और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमें बहुत सिलेबस तय करना है इसका, और तैयार भी तुरंत करना है। बहुत जल्दी जल्दी तैयार करना मैं कराऊंगा, उसके बाद सुबह जाके तैयार करना है। मम्मी जगाएंगी तो पहले फिजिक्स ही बोलोगे। ओके, पहली परिभाषा बोलोगे कि मम्मी पहले सुबह सुबह जगाएंगी, और जगने के बाद जैसे ही वो कहीं काम की कि ये काम कर लो, तुरंत बता दो आवेश की परिभाषा, वो नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए अगली बात क्या है बेटा? इसके बाद हेडिंग कौन सी है बेटा? मूल आवेश। कौन सी है? मूल आवेश। बच्चा, मूल आवेश क्या होता है? ध्यान से समझें। मूल आवेश देखिए, इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगा, दोनों तरीके से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। बहुत सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं।
इसे ई से दर्शाते हैं, इसे ई से दर्शाते हैं। इसकी वैल्यू ई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होती है। बताओ यहां तक समझ में आया बेटा? ये कह रहा है कि मूल आवेश क्या किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, इसे ई से दर्शाते हैं, इसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। ओके, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, समझ में आया? अच्छा, एक बात समझिए, अपनी इस प्रकृति में इस मूल आवेश से छोटा कोई आवेश नहीं हो सकता। ठीक है, इससे छोटा कोई भी आवेश नहीं हो सकता। इसको हम किससे दर्शाते हैं बेटा? ई से दर्शाते हैं। ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। अगर पूछता है कि मूल आवेश क्या होता है, तो हम बताएंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं, इसका मान इतना होता है। बताइए, जहां हमें ई दिखेगा उसकी वैल्यू इतनी होती है, लगा देंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? या तो हम यहां से बोल दें कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, या प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं, इसे हम ई से दर्शाते हैं। बताइए, यहां तक समझ में आया? आगे हम बात कर लेते हैं बेटा, आगे बात कर लेते हैं, अगली हेडिंग बनाएंगे। इसके बाद थोड़ा शॉर्ट पढ़ेंगे, इसके बाद डालेंगे हेडिंग कूलाम का नियम। कूलाम का नियम समझिए, कूलाम चाचा ने क्या सिखाया अपने नियम में, वो सीख लेते हैं। कूलाम का नियम क्या हेडिंग है बच्चा? कूलाम का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम के नियम को समझेंगे। देखो, कूलाम ने क्या किया कि दो स्थिर आवेश लिए। पहला आवेश लिया उन्होंने Q1, दूसरा आवेश लिया बेटा Q। ठीक है, दो आवेश लिए, इनको स्थिर रखा। ठीक है, इनके बीच में जो दूरी रखी वो कितनी दूरी पर मान लिया इन आवेशों को? R दूरी पर। ठीक, और मैंने तुम्हें अभी बताया कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षित करते, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना? तो ये बेटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यहां कौन सा बल काम करेगा? तो एक बल का नाम है बेटा, जिसे कूलाम ने बताया था, जिसका नाम है बेटा वैद्युत बल। क्या नाम है इसका? वैद्युत बल। इस बल को किसने बताया? कूलाम ने। और इस बल के भी दो नाम हैं, एक है बेटा आकर्षण बल, आकर्षण बल, और एक है प्रतिकर्षण बल। अगर हम कहें आकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं, प्रतिकर्षण बल को भी वैद्युत बल कहते हैं। इन दोनों का समायोजन क्या है? वैद्युत बल। ओके, अच्छा, तो अब बताओ बेटा, जब ये दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो कौन सा बल काम करेगा? यहाँ पे प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, तो उन्होंने अपने नियम में एक बात बताई कि इनके बीच में जो बल काम करता है ना, बल, तो इनके बीच में बल काम करता है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इससे एक क्वेश्चन बना लो फर्स्ट। क्या बताया उन्होंने? कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती समझ में आ रहा है? और बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी कितनी है बच्चा?
और उसका क्या कर दें वर्ग, इसके क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। यहां तक समझ में आया? बोलिए। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर, ये लिखना चाहो हिंदी लिख सकते हो, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी कितनी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। बोलिए, यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब बेटा जब ये कूलम ने ये बात बताई कि जो बल है, अब देखो दो नियम बन गए, तो यहां से F की वैल्यू जो होगी वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी बेटा, Q1 इंटू Q2 बट्टे में क्या होगा बेटा R का वर्ग। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट राशि लगा देंगे, हटाते हैं प्रोपोर्शनल तो क्या लगाएंगे, K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे में क्या R का वर्ग। यहां तक समझ में आया बेटा? देखो ये K क्या है, यहाँ एक नियतांक है K, और इस K के बाद एक बात समझ लो, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, देखिए यहां इसे आगे बढ़ाते हैं K बराबर, इस K के स्थान पे हम लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R का वर्ग। ये तुम्हारा कूलाम ने अपना नियम दिया। ओके, ये K की वैल्यू अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। कितनी होती है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। इसके बाद क्या होगी बेटा, जल्दी से नोट कर लो इसे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बना देते, इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं या एप्सिलॉन 0 बोल दो, इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। मैं पूछूं बेटा कि ये बताओ निर्वात की वैद्युतशीलता को किससे दर्शाते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से दर्शाते हैं। ओके, नोट कर लेना इसे, बहुत जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हो गया, देखते हैं। अच्छा, हिंदी लिख लोगे ना कि लिख दूं मैं बेटा? लिखने में थोड़ा टाइम लगे, चलो मैं लिख देता हूं, अगले बार से तुम कर लेना। ये पहले लिखनी है, इस चित्र से पहले, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात कही थी किसने बेटा, कूलाम चाचा ने। और ये बात कही थी, देखो दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हो गए, इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल F हो गया, जो इनकी समानुपाती, सीधा है तो समानुपाती, बट्टे में होगा तो व्युत्क्रमानुपाती। बट्टे में कौन है बेटा, R का वर्ग है, तो ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। सीधा है Q1 इंटू Q2 यानी दोनों की मात्राओं का गुणनफल है, उसके क्या हो गया, ये समानुपाती। दोनों नियमों को जैसे ही हम मिलाएंगे तो Q1 Q2 तो ऊपर रहेंगे, बट्टे में कौन आएगा, दूरी यानी R का वर्ग। जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट का मान इतना होता है और इसकी वैल्यू ये होती है। अगर यहां कोई माध्यम हो या किसी माध्यम का परावैद्युतांक दिया होता, ऐसे मान ले, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, और इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। अगर हमें माध्यम दिया होता कोई, तो हम क्या करते, अगर हमें बच्चा कोई माध्यम दिया होता तो क्या करते, यानी माध्यम का
माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो यही सूत्र F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R वर्ग तो होता ही है, लेकिन के दिया हो तो इसको यहां पे नोट कर देते हैं। ये तुम्हारा माध्यम का परावैद्युतांक हो गया। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब समझते हैं आगे। हटा दें इसे। अब ऐसे भी पूछ लेता है, ये वाला बल कहां है? निर्वात या वायु में। ये वाला कहां है? किसी माध्यम में। ठीक है ना? ये वाला बल कहां है? निर्वात या वायु में। ये वाला बल कहां है? किसी माध्यम में। अब दोनों का रिलेशन निकालते हैं। कैसे समझते हैं? समझते हैं क्या रिलेशन निकालेंगे इसको। इसका जो रिलेशन निकालेंगे बहुत अच्छा रिलेशन होगा इन दोनों का, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना, इसका न्यूमेरिकल बन सकता है। ओके, देखिए क्या पॉइंट बनाएंगे। दो आवेशों के बीच हवा में तथा माध्यम में देखो कहां कहां दो आवेशों के बीच हवा में तथा माध्यम में बलों का संबंध। माध्यम में बलों का संबंध क्या रिलेशन है, बात ध्यान से समझेंगे। ये इस पे एक न्यूमेरिकल बनता है बेटा। ये कह रहा है दो आवेश पहले तो हवा में रखे हों, फिर उन्हें माध्यम में किसी में रख दिया जाए, तो उनके बलों के बीच में क्या रिलेशन आएगा। ध्यान से समझना, ये बेटा हमारी वायु है और इधर कोई माध्यम है। ये वायु और इधर कोई माध्यम है। ठीक है, मैं इसको बांट देता हूं ऐसे ऐसे। ठीक है, वायु में अगर हम बल की बात करें तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R का वर्ग। ये कहां होता है बच्चा? वायु। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम का कोई परावर्तन क्या होता है, तो यहाँ F की जो वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R का वर्ग। लेकिन क्या लगाना पड़ेगा बच्चा? के। इसे इक्वेशन क्या बना लें फर्स्ट। अच्छा बेटा, दोनों जगह F है तो मैंने इसको F डैश में लिया। तो अब F में और F डैश में क्या रिलेशन है ये हमें ज्ञात कर। ठीक है, तो इस रिलेशन को निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, समीकरण 1 में 2 से क्या लगा देता हूं बेटा? भाग। तो यहां क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर भाग लगाते हैं। समीकरण 1 में F था बट्टे समीकरण 2 में क्या था? F डैश बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R का वर्ग। सबके बट्टे में क्या होगा बेटा? 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R का वर्ग। लेकिन यहां के आ जाएगा। ठीक है ना, देखो ये सीधा सीधा कट गया, ε0 ये वाला कट गया। तो अब क्या बचा? ध्यान से समझना, F बट्टे में F डैश बराबर यहां बचा 1/1/1 बट्टे के। देखो यहां 1 इसके बट्टे में 1, फिर 1 फिर इसके बट्टे में के कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो F बट्टे में F डैश बराबर क्या हो जाएगा? के। ये इनका दोनों का संबंध होता है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी नोट कर लो बेटा। हो गया, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद जब बात करते हैं आगे, क्या है अगली बात समझते हैं बेटा। यहां एक शब्द आया था ε0 का मान, मात्रक और विमा। ये हेडिंग बना लो।
एप्सिलॉन जीरो का मान मात्रक और बिंदु। तो देखेंगे बेटा, एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है वो याद रख लेना बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ये इसका क्या होता है मान। अच्छा, मात्रक की हम बात करें तो इसका मात्रक जब हम निकाल रहे होते हैं तो निकालते हैं, हमने सूत्र पढ़ा है बेटा, मात्रक निकालते हैं सूत्र पढ़ा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 इंटू Q2 बट्टे में R का वर्ग। हमें किसका मात्रक चाहिए बेटा एप्सिलॉन जीरो का, तो एप्सिलॉन जीरो को यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा दो, F को यहाँ ले आओ, तो एप्सिलॉन जीरो तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ क्या बचा 1/4 पाई इंटू F इंटू Q1 और Q2 बट्टे में R का वर्ग। अब बेटा इसका तो कोई मात्रक होना नहीं है 4 पाई का, क्या बचेगा एप्सिलॉन जीरो 1/f इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे में R का वर्ग। समझते हैं इसका जो मात्रक बनेगा, तो ध्यान से देखना, ऊपर क्या है Q आवेश, आवेश यानी दो आवेश हैं, तो आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा कूलाम, यानी कूलाम इंटू कूलाम, दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि दो बार आवेश दिया है, बट्टे नीचे क्या बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन लिख लो, इंटू में क्या है बेटा दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का वर्ग। इसे हम लिख सकते हैं बेटा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कूलाम, कूलाम दो बार है तो कूलाम का वर्ग, कूलाम का वर्ग बट्टे न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग, न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग। ये इसका क्या हो गया बच्चा मात्रक। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो सी वर्ग बट्टे में एम, एम का वर्ग। सी का मतलब कूलाम से है, एन का मतलब न्यूटन से है, एम का मतलब मीटर से। बहुत जल्दी से इसे नोट कर लो, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अच्छा, अभी इसकी क्या रहेगी बेटा बिमा और रहेगी, तो चलो बिमा निकालते हैं, पहले इसे नोट करिए। बिमा को और देख लेते हैं, बिमा कैसे निकालते हैं इसकी बिमा जो होती है बेटा वो यहीं से मैं निकाल देता हूं। यहाँ पे देखो बिमा क्या है, इसकी बिमा ध्यान से समझेंगे। यहाँ आवेश, आवेश दो बार है तो आवेश की बिमा हम AT लगाएंगे, इस वाले आवेश की भी क्या लगाएंगे AT, क्योंकि दो बार लगानी पड़ेगी, आवेश की बिमा AT होती है। अच्छा, न्यूटन, न्यूटन बल होता है तो बल का बिमा होती है MLT-2, कितनी होती है बच्चा MLT-2, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे तुम लोग। ये क्या है बेटा मीटर, मीटर दूरी होती है तो इसकी बिमा L2 हो गई, कितनी हो गई L2। ऊपर देखो A कितनी हो गई 2 हो गई, तो हम यहां बोल सकते हैं A2 और T2, A2 और T2 बट्टे में देखना बेटा ये 2L हैं और ये एक 3, तो कितनी हो जाएंगी ML3T-2। बताओ यहाँ पे समझ में आया, एक M नोट कर ली, एक L ये है, दो ये, कितनी हो गई 3 और L-2। अब सबको ऊपर ले जाओ, तो यहां से बेटा सब ऊपर जाएंगे तो ध्यान से देखना A2 तो रहेगा ही, दो ये वाली घात प्लस की है और नीचे माइनस की, ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, T4 हो जाएगा। समझ में आया, दो ये वाली 3, दो ये वाली कितने हो गए 4। अच्छा, L को ऊपर ले जाएंगे तो L-3, यहाँ पे M-1। बताओ ये इसकी क्या आ गई बेटा बिमा, बहुत जल्दी से नोट कर लेना, ये इसकी क्या आ गई बेटा बिमा, कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, अगली हेडिंग बना लेंगे जल्दी से। इसके बाद वैद्युत बल की दिशा, हेडिंग कौन सी बनाएंगे वैद्युत बल की दिशा, कैसे निकालते हैं दिशा। देख वैद्युत बल की दिशा कैसे निकालते हैं समझिए। ये कोई बेटा पहला आवेश है, ये कोई दूसरा आवेश है, इसका नाम है Q1 और इसका नाम है Q2, ठीक है। इसके बीच में दूरी कितनी है बेटा। अब मैं तुमसे यहां एक क्वेश्चन करता हूं कि Q1 आवेश Q2 पर कितना बल लगाए, Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा, उसकी दिशा कैसे होगी। तो ये इस पर बल लगा रहा होगा, उसकी दिशा ऐसे होगी। ये Q2 आवेश Q1 पर कितना बल लगाएगा, उसकी दिशा कैसे होगी। ये वाला आवेश इस पर जो बल लगाएगा उसकी दिशा ऐसे होगी। बताओ इतनी बात समझ में आई, ठीक है।
Q1 आवेश Q2 पर जो बल लगाएगा उसकी दिशा F होगी इधर, Q2 Q1 पर जो आवेश लगाएगा उसकी दिशा कहां हो गई, दूसरी तरफ। ओके, यहां तक समझ में आया। अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये तुम्हारा Q1 है, ये इसे F1 मान लो, इसे F2 मान लो। अगर पूछा जाए कि इन बलों का एक आवेश दूसरे पर कितना बल लगाता है F1, दूसरा आवेश पहले पर कितना लगाता है F2, इन बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि F1 बट्टे में F2 का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आराम से क्या बताएंगे, 1:1। क्यों बताएंगे, क्योंकि ये जितना इस पे बल लगाता है उतना ही ये वाला इस पे भी बल लगाता है। बात समझ में आई। अगर ये आवेश इस पर जितना बल लगाएगा उतना ही ये वाला आवेश इस पे बल लगाएगा, तो उन दोनों बलों का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो कुछ करना नहीं होता, सीधा हम क्या लगाएंगे, 1:1। अगली हेडिंग बना लेते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे, इसका बेटा सदिश रूप लगा लेते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। बहुत जल्दी जल्दी करते जाओ, सिलेबस बहुत है। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, इसका सदिश रूप, बात समझिए। मैंने अभी तुम्हें बताया ये तुम्हारा Q1 आवेश है, ये तुम्हारा Q2 आवेश है, इनके बीच में दूरी कितनी है बेटा, r। अभी बल जो निकला वो क्या निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बट्टे r, यही निकला। अब इसे हमें सदिश फॉर्म में लिखना है। सदिश फॉर्म में लिखने के लिए एक काम करते हैं, ये बल का मतलब है पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण, पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण, तो यहां पे क्या आएगा 1n2, ठीक है ना, दूसरे के, यानी पहले आवेश पर कितना बल लग रहा है दूसरे, या पहले आवेश पर कितना बल लग रहा है दूसरे के कारण, या ये दूसरा आवेश पहले पर कितना बल लगा रहा है, तो पहले पर दूसरा आवेश कितना बल लगा रहा है उसका ये सूत्र हो गया, 1n2 कह सकते हैं। और 2n1 होता तो दूसरे आवेश पर पहले के कारण कितना बल लग रहा है, यहां ये वाला आवेश कितना बल लगा रहा है वो ये, अगर ये इस पर लगाता तो मैं इसी सूत्र को ऐसे लिखता 1/2 F2 क्या होता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां होता Q1 Q2 बट्टे में। बताओ यहां पर समझ में आया। अगर पहला आवेश दूसरे पर बल लगाए, पहला आवेश दूसरे पर बल लगाए, दूसरे पर पहले बल के कारण, दूसरे आवेश पर बल, वो दूसरा पहला आवेश दूसरे पर बल लगा रहा है तो दूसरे पर बल पहले के कारण कितना आएगा। अब इसे सदिश फॉर्म में लिखना है, तो सदिश क्या होता है, वेक्टर को बोलते हैं बेटा। तो इस पे हमने क्या लगा दिया, वेक्टर। क्या लगा दिया बेटा, वेक्टर लगा दिया। तो इस वेक्टर को लगाने के लिए अब अपनी तरफ से थोड़ी सी एक कार्रवाई करनी है, क्या, जितना यहां हम लगाएंगे बल वहां एक अंक सदिश रखेंगे, इसे R2 1, यानी यहां 1 2 है तो यहां भी 1 2 लिखेंगे और इसे क्या लिख देंगे, के एक अंक सदिश होता है। ओके, ऐसे ही इधर समझिए, अरे भैया एक अंक सदिश, यहां पे 2 1 है तो यहां भी R2 1 लिखेंगे और क्या लिख देंगे, एक अंक सदिश। ये दोनों को देख लो, या तो ये इसका सदिश रूप कह दो या फिर इसे इसका सदिश रूप, एक ही बात। एक नंबर में पूछ लेगा कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, तो केवल हमें इतना लिख के छोड़ देना है, काम खत्म हो जाएगा अपना। अगली हेडिंग बना लेते हैं। इसके बाद दो बलों के परिणामी की दिशा ज्ञात करना या परिणामी को ज्ञात करना। दो बलों के परिणामी ज्ञात करना, दो बलों के परिणामी ज्ञात करना। समझिए, हेडिंग बनाएंगे, दो बलों का परिणामी ज्ञात करना। दो बलों का परिणामी ज्ञात करना। दो बलों का परिणामी ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे। अगर हमारी डायरेक्शन दोनों बलों की यानी F1 और F2 की एक ही डायरेक्शन होगी तो उसका जो परिणामी आएगा वो हम जोड़ के लाएंगे, F1 प्लस F2, पहला पॉइंट। अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी तो हम उस बल को कैसे लाएंगे, जोड़ के। दूसरा, अगर दोनों बलों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई बेटा, अपोजिट, ये तुम्हारा F1 और ये तुम्हारा F2, तो हम F का जो मान लाएंगे वो घटा के लाएंगे। कैसे लाएंगे, घटा के। अगर तीसरा पॉइंट कि अगर बेटा एक डायरेक्शन F की इधर है
यहाँ पे F1 है तुम्हारा, दूसरा इस तरीके से है F2, इनके बीच में कोई एंगल है थीटा। तो अब इनका जो परिणामी निकालेंगे वो F बराबर होगा अंडर रूट के अंदर F1 का वर्ग प्लस के F2 का वर्ग प्लस के 2F1 F2 और cos थीटा। ये 3 पॉइंट याद रखना है। अगर बलों की दिशा एक ही होगी तो हम जोड़ देंगे, बल की दिशा अपोजिट होगी तो घटा देंगे। अगर ऐसी स्थिति में होगा थीटा कोण पर होगी दिशा, तो हम इस सूत्र से इसे आगे इसकी परिणामी की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से तीनों पॉइंटों को नोट कर लो। अगला पॉइंट बना लेते हैं। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट बनाते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या बनाते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र। समझिए क्या है वैद्युत क्षेत्र। देखो बेटा, हेडिंग है हमारी वैद्युत क्षेत्र। समझिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। छोटी सी परिभाषा है, लिखेंगे सभी बच्चे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो, एक आवेशों का समुदाय होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास हम कहीं से पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्लस प्लस का है तो क्या करेगा बच्चा? ये प्रतिकर्षित करेगा। बात समझ। ये कोई वस्तु है, ये है बेटा आवेशों का एक समुदाय। ठीक है, आवेश समुदाय ऐसे मान लेते हैं, फील कर लो थोड़ा थोड़ा। समुदाय ये क्या है? आवेश समुदाय। तो हम परिभाषा क्या बना सकते हैं? इस प्लस के पास हम प्लस लेके आएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, और इसी प्लस के पास अगर हम माइनस का आवेश लेके आएंगे तो क्या करेगा बेटा? आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा। अब मैं यहां से एक बात पूछूं कि ये जो आवेश प्लस के होते हैं ये प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसा क्यों? इनके बीच में कौन सा बल काम करता है? तो या तो वैद्युत बल बताओ या फिर प्रतिकर्षण बल काम करता है। इस कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरी बात, अगर हम प्लस आवेश के पास में कोई माइनस का आवेश लेके आ रहे हैं तो उनकी प्रकृति विपरीत है। इस कारण इनके भी ये आकर्षित तो करेंगे, लेकिन किस बल के कारण करेंगे? तो आकर्षण बल के कारण करेंगे। तो अब परिभाषा बनाएंगे क्या कि आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा, इनका अनुभव करता है, इसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, अगली हेडिंग बनाते हैं। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझिए क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये ध्यान से देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान से देखो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है बेटा Q बट्टे में वो ई बराबर F बट्टे में Q0। Q0 को बच्चा परीक्षण आवेश बोलते हैं, इसे टेस्टिंग आवेश, परीक्षण आवेश बोलते हैं। ठीक है ना, टेस्टिंग चार्ज। समझिए तीव्रता शब्द का मतलब होता क्या है वो बात समझिए। ये जो परीक्षण आवेश है इसको हमने अभी अपनी तरफ से मान लिया एकांक। कितना मान लिया बच्चा? एकांक। परिभाषा बनाते हैं। ये Q0 को बोलते हैं परीक्षण आवेश, इसको क्या मान लिया? एकांक। तो हम परिभाषा बनाएंगे। ये घटना, ये चीज कहां हो रही है? वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बेटा बल काम करता है वही तो तीव्रता कहलाता है। तो परीक्षण आवेश पर जितना बल काम करता है उसे क्या बोलते हैं हम बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, परिभाषा बनाएंगे। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से दर्शाते हैं। बात समझ में आई?
एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। ओके, इस परीक्षण आवेश पर कितना बल काम कर रहा है, F, यही तो क्या कहलाएगा, तीव्रता। अगर Q0 का मान 1 लगा दो, एकांक का मतलब होता है 1, तो एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल काम करता है उसी बल का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख पाएंगे? लिखिए, पेन निकालिए और लिखना स्टार्ट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र लिखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ई से। अब बोर्ड परीक्षा में अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो तुम इतना लिख दोगे तो बेटा पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। इस कारण इस तीव्रता का हम क्या लिखेंगे, अब मात्रक भी लिखेंगे और विमा भी निकालेंगे। ये पूछा जाता है तीव्रता का मात्रक, तो ऊपर क्या है बेटा, बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बच्चा, न्यूटन, बटे आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका जो तीव्रता का मात्रक बना वो बना न्यूटन प्रति कूलाम, या शॉर्ट में लिख सकते हैं N बट्टे C। C का मतलब कूलाम से है, N का मतलब न्यूटन से। ओके, अब इसकी विमा पूछ लेगा कि भाई विमा बताइए, तो विमा हम लिखते हैं न्यूटन मतलब बल की विमा हम अभी लिखाई थी बेटा, MLT माइनस के 2 होती है, और बटे में आवेश की विमा AT होती है। ऊपर ले जाएंगे इसे तो ML, देखो बेटा ध्यान से देखना, ML तो रहेगी, ये T ऊपर जाएगी तो 3 हो जाएंगी, क्या समझ लो, क्योंकि 2 ये है 1 ही है, तो क्या होगा बेटा MLT माइनस के 2 तो है, ये एक T और जाएगी तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 3, A ऊपर जाएगी तो माइनस की A हो जाएगी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा। इतना तुम्हें क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से दर्शाते हैं। इसका सूत्र E बराबर 1/, वो E बराबर F बटे Q0 होता है, जहां Q0 को परीक्षण आवेश कहते हैं। मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। विमा क्या है, MLT माइनस 3A माइनस 1, इसकी क्या होती है बच्चा, विमा होती है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके बाद, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम पढ़ रहे हैं, अब इसकी दिशा की बात करते हैं। तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या बेटा, दिशा। देखिए इस तीव्रता की दिशा कैसे होती है, ध्यान से देखना। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों की तीव्रता की दिशा समझना, प्लस आवेश से दूर की तरफ, तीव्रता की दिशा प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर। जिधर माइनस आवेश होगा उसकी ओर लगाएंगे, और जिधर प्लस आवेश से कहां लगाएंगे, प्लस आवेश से दूर की तरफ लगाएंगे। बात समझ में आ रही है, प्लस आवेश से दूर, माइनस की ओर, ये क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। समझ में आ गई, दिशा निकालना सीखे, तीव्रता की दिशा लिख लेना है, फिर दिशा कैसे निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब हम दिशा निकाल ले होंगे, तो प्लस आवेश से दूर और माइनस की ओर होती है। कैसे, अब इसको भी थोड़ा समझा लेते हैं। देखिए कैसे समझते हैं इसे, ये नोट कर लिया। देखिए कैसे बेटा, ध्यान से, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही तुम करते जाओ, उससे काम हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा कि एक आवेश है ये तुम्हारा, एक आवेश ये है तुम्हारा, यहां Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, हमें इस पॉइंट पे तीव्रता चाहिए, इस पॉइंट पे। और देखना बेटा ये दोनों आवेश पॉजिटिव हैं। कैसे आवेश है, पॉजिटिव। अभी क्या बताया कि जहां प्लस आवेश होता है उससे दूर की तरफ होती है तीव्रता की दिशा, और माइनस की ओर होती है, जहां माइनस होगा उसकी ओर तीव्रता की दिशा होगी। तो देखना अभी तो हमारे में माइनस कोई है नहीं है, तो अब देखो इस पॉइंट P पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो पहले आवेश के कारण बताओ, पहला आवेश पॉजिटिव है, पॉजिटिव, अब प्लस से हमें दूर जाना, तो ऐसे जाएंगे, तो इस पहले आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो E1 इस साइड होगी। ओके, पहले आवेश से दूर। अब हम यहीं पे खड़े हैं, दूसरे आवेश के कारण यहाँ तीव्रता निकालनी है, तो ऐसे जाएंगे बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, तीव्रता, क्योंकि इससे दूर जाएंगे तो उधर जाना पड़ेगा। अब डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट, और डायरेक्शन अपोजिट होने पर इसका जो परिणामी आएगा तो वो E बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। बताओ ये इसका क्या है बेटा, परिणामी। बात समझ में आ रही है।
अगर पूछता है कि डायरेक्शन अपोजिट होते हुए तीव्रता का परिणामी बताइए तो क्या होगा, हम अपोजिट होते हुए परिणामी निकालेंगे बेटा, तो एक में से दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आई। इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये समझते हैं, चलो मैं इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद दूसरा पॉइंट समझते हैं इसका, इसे नोट कर लेना जल्दी से। देखो बेटा दूसरा पॉइंट, मैंने कहा कि एक पॉइंट तुम्हारा ये है, दूसरा ये है, ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है बेटा, एक माइनस का है और एक प्लस का है, और तीव्रता हमें इस पॉइंट पे निकालनी है। कहां निकालनी है, इस वाले पॉइंट पे। देखना यहां तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस यहां है, प्लस से दूर जाना तो ऐसे चलेंगे, यहां तीव्रता E1 हो गई, दूसरे के कारण उसके कारण निकालना तो माइनस की ओर जाते हैं तो ऐसे चलेंगे, तीव्रता की दिशा ऐसे हो गई, यहां भी कैसे डायरेक्शन होगी, अपोजिट, तो यहां भी कैसे घटा के निकालेंगे, लेकिन हमें यहां ना निकाल के अब बीच में निकालें तो क्या होगा, यहां पे बिंदु P मान लिया। अब बताओ प्लस आवेश से दूर चलना बेटा, तो इधर तीव्रता की डायरेक्शन इधर होगी, इस प्लस से दूर जाना, माइनस की ओर चलते हैं, फिर यहाँ पे E1 हो गया, माइनस की ओर जाएंगे तब भी इधर ही चलेंगे क्योंकि माइनस इधर ही है, तो E2 हो गया। अब देखो दिशा एक होने के कारण इसका ऐसी स्थिति में इसका जो परिणामी आएगा ना, तो परिणामी की दिशा क्या होगी, E बराबर हो जाएगी E1 प्लस E2। अच्छा सर जोड़ा क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन हो गई, एक ही दिशा हो गई, एक ही दिशा होने पर हम इसके परिणामी को क्या करते हैं बेटा, जोड़ के निकालते हैं। ओके, अगर बेटा तीव्रता की एक डायरेक्शन इस तरीके से हो, यहाँ पे हो E1 और इसके साथ ये कोई थीटा कोण बना रहा हो E2, यहाँ पे क्या बना रहा हो, थीटा कोण, तो अब इसका परिणामी कैसे निकालते हैं, तो परिणामी निकालने के लिए एक छोटा सा सुंदर सा फॉर्मूला है, एक छोटा सा और बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है, इसे याद रखना। ऐसी स्थिति में E बराबर होता है अंडर रूट के अंदर E1 का वर्ग प्लस के E2 का वर्ग प्लस के 2E1 E2 और cos थीटा, E1 E2 cos थीटा। ओके, ये E1 है, ये E2 है, ये थीटा है, तो E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये सूत्र लगा के हम ऐसी स्थिति में तीव्रता की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। ओके, चलो तीनों पॉइंट ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग बनाते हैं, इसके बाद नोट कर लो जल्दी से। अगली हेडिंग बना लेते हैं इसके बाद बच्चा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं इतना तैयार कर लेना। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चा ध्यान से समझें, किसी बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा, तीव्रता क्या होती है, परीक्षण आवेश पर जितना बल काम करता है उसे तीव्रता कहते हैं। अभी बताया, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही तीव्रता कहते हैं, यानी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को तीव्रता कहते हैं। हमने देखा कि अब हेडिंग को पढ़ेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण, तो कोई एक आवेश मान लिया, इसके कारण हमें यहां तीव्रता ज्ञात करनी है Q0। क्या ज्ञात करनी है बच्चा, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, कहां पर, इस P पॉइंट पर। ठीक है, कितनी दूरी पर ज्ञात करनी है, R दूरी पर। कितनी दूरी पर ज्ञात करनी है बेटा, R दूरी पर ज्ञात करनी है। तो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, देखिए ये तीव्रता क्या होती है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यही तो होती है। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। अच्छा, परीक्षण आवेश पर बल कितना लगेगा वो हम देख लेते हैं। बिंदु P पर कौन है बेटा, परीक्षण आवेश। बिंदु P पर परीक्षण आवेश पर बल, कूलाम का नियम पढ़ा है, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 बट्टे में R का, यही होता है कूलाम का।
लेकिन अब Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या Q इंटू Q0 बटे में R का वर्ग। अच्छा सर आप बल क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आप तीव्रता निकालो ना, बल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बेटा इस बल का मान ही तीव्रता है, क्योंकि परीक्षण आवेश पर जो बल काम करेगा वही तो तीव्रता होगी। तो बल हम पीछे पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R वर्ग होता है। ओके, अब ये जो बल है वो आरोपित कहां हो रहा है, परीक्षण आवेश पर, तो इस पर कितना बल लग रहा है, ये इसी को तीव्रता कहते हैं। अब हमें निकालनी है तीव्रता, तो तीव्रता की परिभाषा से देखिए, तब तीव्रता तीव्रता E बराबर क्या होता है बेटा, 1/F बटे Q0, यही होता है बेटा। तो E बराबर F की वैल्यू, हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेना, F की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बट्टे में R वर्ग, उसके बट्टे में क्या, ये F की वैल्यू होगी, सबके बट्टे में क्या है बेटा, Q0 से Q0 को काट देंगे, क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R वर्ग। बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले से कई न्यूमेरिकल होंगे, जल्दी से नोट कर लेना इसे। और हाँ, वो अपना माना फलाना ठिकाना अपने आप से लिख लेना कि माना बिंदु पर प्लस की कूलम का आवेश रखा है। देखो कैसे लिखेंगे, बिंदु पर प्लस की कूलम का आवेश रखा है, बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, बस इतनी भाषा लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी, नोट कर लेना इसे। आगे बात कर लेते हैं, इसे नोट कर लो बहुत जल्दी से। ओके, प्रश्न आता है एक, समझिए क्या आता है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, तो एक तो ऑप्शन आएगा E प्रोपोर्शनल 1/R3, इस पर निर्भर करेगी। दूसरा आएगा बेटा E प्रोपोर्शनल 1/R⁴। तीसरा आएगा E प्रोपोर्शनल 1/R⁵ 2। चौथा आएगा E प्रोपोर्शनल 1/R। तो देखना इस सूत्र में, देखो बटे में क्या है बेटा, आर वर्ग, तो इनमें जिसमें आर वर्ग आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा, इसको भी नोट कर लेना। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने नंबर में, 1 नंबर में। कौन सा रिलेशन तीव्रता का सही है, किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा रिलेशन सही है, नोट कर लेना। ओके, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चा क्या क्या पॉइंट समझेंगे। तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका मतलब हुआ कि दूरी बढ़ाने पर तीव्रता घट जाएगी। अपोजिट है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, अपोजिट। अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तीव्रता घटेगी, और दूरी घटाएंगे तो तीव्रता बढ़ेगी। यानी हम कह सकते हैं यहां से कि दूरी बढ़ाने से तीव्रता घट जाती है। दूरी बढ़ाने से क्या होता है बेटा, तीव्रता में कमी। जितनी ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा तीव्रता आएगी। अगर एक स्थिति में हमने R का मान बेटा R बराबर अनंत रख दिया, कितना रख दिया, अनंत, तो तीव्रता का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि R की जगह हम क्या लगाएंगे, अनंत, अनंत का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तीव्रता का मान 0। जितनी हम ज्यादा दूरी बढ़ाते जाएंगे तीव्रता का मान उतना ही घटता जाएगा, घट जाएगा, और दूरी को घटाते जाएंगे तो तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट कर लो। ठीक है बेटा, इसे नोट करने के बाद आज की क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं। कल इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और अब हम थक भी चुके हैं, पूरा दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते। तो इसके बाद कल इससे आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, कल सभी बच्चे इसे तैयार कर लेंगे, और चिंता न करें, मैं पूरा सिलेबस तो मैं पढ़ाऊंगा। आज पहला ही दिन था, काफी समय से मैंने वीडियो नहीं डाला, उसके लिए सॉरी। आगे के लिए निश्चिंत हो जाएं, मैं पूरे वीडियो तुम्हारे डेली हर रोज डालता रहूंगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।